बाजार में। क्या लग रहा है बाजार के इस चाल को देखकर? स्वाति, पहली बात तो देखिए, एफओएमसी के जो मिनट्स कल रात को आ गए उसमें क्लियरली पोवेल साहब ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो उनके कंफर्ट लेवल पे नहीं है, और यही बात मार्केट को शायद आज पसंद नहीं आई। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 15-20 दिनों से, ऑलमोस्ट एक महीने से एफआई की बिकवाली काफी सिग्निफिकेंटली हुई है। आज भी काफी बड़ा बिकवाली का नंबर एफआई का आ गया है। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से लिक्विडिटी भी थोड़ी सी डिप हो रही है, प्लस मैक्रो नंबर्स भी अभी भी काफी चैलेंजिंग है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा वोलेटाइल रहे और एक डाउनवर्ड बायस से आपको मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, जहाँ पे हम ब्रॉडर कंपनीज की बात करते हैं आउटसाइड द इंडेक्स, वहां पे काफी अच्छी स्टॉक अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अगले हफ्ते से 9 तारीख से तो नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ऐसे मौके आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिलेंगे। तो इंडेक्स के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आएगी। इंडेक्स करीबन 17,900 और 18,100 150 में के छोटे दायरे में घूमेगा। और रही बात मूवमेंट की, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके इस अगले हफ्ते और 1-2 हफ्ते के लिए आपकी पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए। और हफ्ते भर का नजरिया किसी स्टॉक में रखें तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे अविनाश जी? देखिए, हफ्ते भर का नजरिया अगर चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर हमको अभी भी अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से अभी आरबीएल बैंक ने बिजनेस अपडेट दिया है, हमको लग रहा है आरबीएल बैंक में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 8 से 10 दिन के लिए आपको मिल सकता है। यहाँ पे करंट प्राइस करीबन 186 है। हमको लग रहा है कि अगर किसी को अभी भी इस लेवल पे एंटर करना है तो उसको 195 197 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकता है। करीबन 181 का स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लग रहा है कि नतीजे Q3 के काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक आरबीएल बैंक में रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की ओर से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ गुजरात से परेश मोदी साहब हैं। परेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? मैडम, मैंने अल्काइल एमाइंस शेयर ली हुआ है 40 शेयर। हेलो। 40 शेयर एट द रेट ऑफ, क्या आपकी खरीद है इस पे? एट द रेट ऑफ 3,500। ओके, 3,500। और दूसरा शेयर है द क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या लेवल्स हैं आपके? 20 शेयर है एट द रेट ऑफ 2,200। और अभी मैं सोच रहा हूँ तो मैं दोनों में अभी ऐड करता है जाता हूँ। मेरे अल्टीमेट मेरे दोनों में मुझे 100 करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, एवरेज आउट? ओके, ठीक है। अविनाश जी, दोनों ही स्टॉक में फिलहाल इनको हो रहा है नुकसान, एल्कलाइन और क्लीन साइंस। दोनों स्टॉक में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, दोनों स्टॉक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जरूर लिया है। अल्काइल एमाइंस में हमको लग रहा है कि आने वाला साल, दैट इज FY24, इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी इन्होंने एक एक्सपेंशन भी कंप्लीट किया है, और ये काफी अच्छे मात्रा में स्पेशलिटी केमिकल में क्वालिफाई होते हैं। मेरे ख्याल से अगर इनको कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके काम करना है तो थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक जो करेक्ट हो चुका है वो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा मार्जिन प्रेशर देखने के कारण था। बट मुझे लग रहा है कि FY24 में एक्सपेंशन आएगा तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। दूसरा शेयर इन्होंने क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिया है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है टेक्नोलॉजी वाटर प्यूरिफिकेशन में, और बेसिकली R&D बेस्ड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया अगर ये लेते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आप इसमें कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे आएगी। तो साल और 1.5 साल तक का नजरिया आपको रखना है अल्काइल एमाइंस और क्लीन साइंस पर। ये अविनाश गोरक्षकर की राय आपके लिए। गुजरात से ही मिंटू हमारे साथ है। मिंटू जी, स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी मैम, मैंने बायोकॉन शेयर लिया है 310 के रेट पे 1000 शेयर। तो अभी मैं इसमें क्या करूं, होल्ड करूं और क्या एवरेज कर क्या करूं?
ओके, 310 की खरीद है इनकी 1000 शेयर पर। कुछ 39,000 से ऊपर का नुकसान भी इस वक्त ये झेल रहे हैं। अब बायोकॉन में फिलहाल क्या करना चाहिए इन्हें अविनाश जी? ये मेरे ख्याल से देखिए बायोकॉन में भी पोजीशन होल्ड करिए। फार्मा कंपनीज में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला था, लेकिन बायोकॉन की अगर मैं बात करूं तो बायोकॉन में इनकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ट्रिगर तो सिंजीन से इनको जरूर बायोकॉन के लिए मिलेगा। और कोर बिजनेस जो बायोकॉन का है वो हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में पिकअप होने की अपेक्षा रहेगी। इनका ज्यादातर मार्केट यूएस बेस्ड है और जिस प्रकार का इनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल बिल्डअप बन रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी स्पेंड करना जरूरी है। इस प्राइस पे मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा लॉस बुक कर ले, क्योंकि कंपनी अच्छी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी आगे आने वाले साल में अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे होल्ड करिए। कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर आप होल्ड करते हो तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, तो होल्ड करने की राय। साल भर तक के लिए बायोकॉन होल्ड करें, आपके लिए सलाह रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। मुंबई से अशोक हमारे साथ। अशोक जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्कार। बोल रहे ब्रिटानिया और टाटा मोटर पे मेरा सवाल था। ब्रिटानिया में 4400 पे लिया हुआ है, तो जनवरी महीना में क्या 4700 4800 आने का चांस है? और टाटा मोटर में 5 साल या 10 साल के लिए होल्ड रखना चाहता हूँ, ये कितने भाव जा सकती है? टाटा मोटर्स के लेवल्स बताएंगे? टाटा मोटर मेरा 490 में लिया हुआ है और ब्रिटानिया 4400 में। ओके, लंबे टाइम के लिए रखना चाह रहे हैं। ओके, ब्रिटानिया में अब पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। 4700 के लेवल देख पाएंगे नियर टर्म में ब्रिटानिया में? अविनाश जी, इनका सवाल है 490 की खरीद इनकी टाटा मोटर्स पर है, नुकसान पर जरूर है, लेकिन लंबे समय के लिए टाटा मोटर्स होल्ड करके रख सकते हैं ये। देखिए पहली बात तो स्वाति, अगर मैं ब्रिटानिया की बात करूं तो ब्रिटानिया का जो बिजनेस अपडेट आया है उसमें कंपनी ने थोड़ी बहुत चिंता मार्जिन के ऊपर की है। वॉल्यूम ग्रोथ भी लो डिजिट टीन्स में आने की बात की है। तो मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में ब्रिटानिया में थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन अगर नजरिया कम से कम 12 to 18 मंथ्स का है तो ब्रिटानिया में डेफिनेटली री रेटिंग के लिए अच्छी जगह है। आने वाला साल एक प्री इलेक्शन ईयर है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कंजम्पशन रिलेटेड जो सेक्टर्स और स्टॉक्स होते हैं वहां पे अच्छी बढ़त प्री इलेक्शन ईयर में देखने को मिलती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे बड़ी दिक्कत कमोडिटी प्राइसेस पे, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना चाहिए अगर अच्छा पैसा ब्रिटानिया में ये कमाना चाहते हैं। और सही मायने में 4700 कोई बड़ा इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, बट टाइम फ्रेम लंबा रखिए, यही बात मैं इनको कहना चाहूंगा। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा बोला था? टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा मोटर्स स्वाति, मुझे लग रहा है देखिए शॉर्ट टर्म में इस कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत है जो यूरोप से है, क्योंकि जेएलआर का सबसे ज्यादा बिजनेस यूरोप से आता है। ऑलरेडी हमने सुना है कि यूरोप में रिसेशन के जो चांसेस है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो इस माहौल में कम से कम अगले 3-6 महीने के लिए कोई बड़ी रेटिंग आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। अगर ये लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते तो थोड़ा सा अभी खरीदे, थोड़ा सा थर्ड क्वार्टर के बाद खरीदे, क्योंकि नंबर्स इनिशियली कम से कम दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। बट डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, पैसेंजर कार का बिजनेस है, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो नजरिया कम से कम 12-15 मंथ्स का रखिए, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और टारगेट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि करीबन 550-600 रुपए का टारगेट पॉसिबल है, बट प्रोवाइडेड यूरोप के सारे कंसर्न्स निकल जाए। बिल्कुल, ब्रिटानिया टाटा मोटर्स दोनों में लंबी अवधि का नजरिया आपके लिए रखने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। पटना से अमित हमारे साथ है। अमित जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? हाँ नमस्ते मैम। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एसजेवीएन का मैंने 5300 शेयर लिया है 45 रुपए के हिसाब से। कौन सा स्टॉक फिर से बताएंगे? एसजेवीएन। ओके ओके, वो 43 के भाव से मैं लिया हूँ। तो अभी क्या करना चाहिए मैम? और 5300 शेयर है आपके? जी 5300 शेयर है, 40 रुपए के भाव से हैं। क्या करना चाहिए मैम? कुछ नुकसान तो है, इनफैक्ट अच्छा नुकसान इन्हें हो रहा है इसमें एसजेवीएन में। क्या कर सकते हैं अविनाश जी ये अभी? नहीं देखिए स्वाति, एसजेवीएन एक ऐसी कंपनी है जो हाइड्रो पावर सेक्टर में बहुत बड़ी प्लेयर है। इनफैक्ट अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा एक्सपेंशन भी अनाउंस किया है।
इसका फायदा भी कंपनी को अगले साल के फाइनेंशियल्स में मिलेगा। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस काफी इंक्रीज किया है और इसका फायदा एसजेवीएन को भी मिलेगा, क्योंकि जो हाइड्रो पावर है वो भी ग्रीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी गवर्नमेंट देख रही है। तो आने वाले साल 1.5 साल में अगर ये निवेशित रहते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छी कमाई होगी। मुझे लग रहा है कि इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है तो लॉस काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर ये कम से कम 12 से 15 महीने ये होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इनके पेशेंस को ये रिवॉर्ड करेगा और मुझे लग रहा है अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल लॉस में मत रखिए और कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। कंटिन्यू एसजेवीएन में होल्ड करें, अविनाश जी आपके लिए राय दे रहे हैं। विनोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। विनोद जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सी इन्फोसिस में मेरा सवाल है। ओके, सी इन्फोसिस्टम पे 1200 के भाव पे 100 शेयर लिए हैं। ओके, 1200 के भाव पर 100 शेयर। अच्छा, कब तक रख सकते हैं? 1 साल। 1 साल का नजरिया सी इन्फोसिस्टम पर। सर, 1 साल के नजरिए के लिए कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? देखिए, सी इन्फोसिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया का जो शेयर है, देखिए ये गूगल को कॉम्पिटिट करता है, बेसिकली गूगल मैप्स को कॉम्पिट करता है और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक है। इनफैक्ट इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो मैप्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रोवाइड करता है, बाकी इंडस्ट्रियल यूजर्स को सप्लाई करता है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया है। इनफैक्ट अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि आगे चल के वो नए टेक्नोलॉजीज का इनिशिएशन करने वाले, स्पेशली ड्रोन का जो ज्योग्राफिकल जो मॉनिटरिंग होती है वहां पे इनका सर्विस वेरी जल्दी ये लॉन्च करने वाले। नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे शेयर्स में टाइम लगता है, बट बिजनेस बहुत बढ़िया है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल कर्जा मुक्त बिजनेस है और रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि 1000 रुपए का भाव बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो यहाँ से कम और एक 40-50% की अपसाइड मिलने की अपेक्षा रहेगी, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा रीजनेबली बड़ा रखिए, उसी के बाद आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल। तो विनोद जी, साल 1.5 साल के नजरिए के लिए सी इन्फोसिस्टम में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। असम से संदीप जी से बात करते हैं। संदीप जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं आसाम कोडमुन से बोल रहा हूँ। मेरे पास उपरो का 85 शेयर है। तो अभी मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ या मैं निकाल जाऊँ यहाँ से? खरीद कितने की आपकी? 403 खरीद 85 शेयर पर 1300 के नुकसान पर है ये। विप्रो में अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रहने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, विप्रो में मुझे लग रहा है कि जो दिसंबर क्वार्टर आने वाला है वो कोई ज्यादा बड़ा धमाके वाला क्वार्टर होगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कतें यूरोप और यूएस से इनको जूझनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात, अगर इनका नजरिया कम से कम 8 to 12 मंथ्स का है तो ही विप्रो में निवेशित रहिए, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर्स हमको लग रहा है कि जो कमेंट्री भी आएगी आईटी कंपनीज की इंक्लूडिंग विप्रो से, वो थोड़ी सी नरम आने की उम्मीद है। मार्जिन प्रेशर तो रहेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ से थोड़ा ये पोजीशन निकल सकते हैं, लेकिन अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ही निवेशित रहिए और तभी होल्ड ऑन करिए। चलिए, तो विप्रो पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की। आगे बढ़ते हैं। जी के ज्ञान हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं उनका सवाल। बिहार से पूछिए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम नमस्ते, मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज का 100 शेयर है, 800 रुपये का एवरेज मेरा खरीदारी है। अब ओके, आगे क्या करना कब है? तक रख सकते हैं? रख सकते हैं साल भर के लिए। साल भर का नजरिया आरती इंडस्ट्रीज पर 19,000 का नुकसान फिलहाल इन्हें हो रहा है। खरीद इनकी काफी ऊंची है अविनाश जी, इस पर क्या करें ये?
स्वाति, पहली बात तो मैं इनको पूछना चाहूंगा कि इन्होंने ये शेयर कब खरीदा है, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज ने एक डीमर्जर अनाउंस किया है। आरती फार्मा के शेयर्स आरती शेयर होल्डर्स इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को दिया है, तो ये शेयर पॉसिबली अगले महीने या 1.5 महीने में लिस्टिंग हो जाएगी। अगर इनको वो शेयर मिलते हैं तो इनका जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम होने की अपेक्षा रहेगी। कोर बिजनेस की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज बेसिकली एक एपीआई प्लेयर है जो काफी सिग्निफिकेंटली अपने प्रोडक्ट्स यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। तो नियर टर्म में थोड़े से चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन एपीआई की कीमतें अभी थोड़ी थोड़ी करके वापस रिकवर हो रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो सेकंड हाफ है FY23 का वो पहले फर्स्ट हाफ से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कम से कम अगले 8 से 12 महीने का व्यू अगर ये लेके काम करते हैं और थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से इनकी कॉस्ट प्राइस प्लस थोड़ा सा मुनाफा इनको मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये आरती फार्मा के शेयर्स इनको मिलते हैं तो इनकी जो लॉस है उसमें थोड़ी सी और भरपाई उनको होगी। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का रुझान होता है। लेकिन उसके बाद कल सुबह डाउ फ्यूचर्स देखेंगे। जो बड़े आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो ये कि आज फिर से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कितना रहता है, और साथ ही जब नई वीकली सीरीज की शुरुआत करेंगे तो पुट कॉल रेशो क्या वाकई में थोड़ा और कमजोर या फिर ओवरसोल्ड नजर आता है। ये दो ट्रिगर हमारे अपने होंगे। लेकिन जहां तक सपोर्ट का सवाल है, अब मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी के लिए है वो है 17,775 से 17,825। ऊपरी स्तरों पर 18,125 से 18,200 रुकावट की जगह। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 42,200 42,300 अगला मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 42,950 43,150 ये वो रेंज है जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। बाजार थोड़े वॉलेटाइल हो रहे हैं, दोनों तरफ के ट्रेड दिख रहे हैं, और थोड़ा कमजोरी का रुझान पिछले 2 दिनों में बना है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट दिया तो नई वीकली सीरीज की शुरुआत में बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अमेरिकी बाजारों से कमजोरी के संकेत आए तो फिर थोड़ा और नीचे जाने के लिए भारतीय बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर बनाई जा सकती है? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में मेरे पास 2 स्टॉक है और दोनों तेजी की तरफ के हैं। वैसे तो लास्ट 2 दिनों में मार्केट में करेक्शन और मंदी देखने को मिली है, लेकिन मेरे पास आज दोनों तेजी के स्टॉक मिल गए मुझे। तो पहला जो स्टॉक है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2600 का कॉल 40 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 27 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के HUL के 2600 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये तो थी पहली स्ट्रेटेजी। अब जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर में M&M अच्छा दिख रहा है, एक बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो 1240 का कॉल 32 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 24 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में टारगेट 40 रुपए से लेके 45 रुपए तक के M&M के 1240 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से। धन्यवाद सुमित जी, शो में शामिल होने के लिए। कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और अविनाश जी, आपसे जानेंगे साल भर का नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको जो स्टॉक पसंद है वो बेसिकली टायर सेक्टर से रिलेटेड है, और कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो PCBL के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी RP गोयनका और संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और कार्बन ब्लैक के धंधे में नंबर 1 प्लेयर है। इनकी कैपेसिटी करीबन 6 लाख टन कैपेसिटी है, और कार्बन ब्लैक के अलावा ये पावर भी जनरेट करते हैं। करीबन 91 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। पिछले साल करीबन 4,500 करोड़ पे 653 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 426 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल कमाया था। इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 5,500 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 450-460 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, जिससे इनकी कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी 1.5 लाख टन से बढ़ेगी, प्लस पावर कैपेसिटी 25 मेगावाट से बढ़ेगी। तो इसका फायदा आने वाले 2 साल में कंपनी को काफी मिलेगा। आज एटमा ने बहुत पॉजिटिव आउटलुक टायर कंपनीज के लिए दिया है, और इसका मतलब है कि जो भी इनपुट प्लेयर्स है जैसे कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, इनको भी फायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्रूड भी काफी कम हो गया है, तो क्रूड की कीमतें गिरती है तो इनके लिए डेफिनेटली मार्जिन में पॉजिटिविटी आएगी।
तो हमको लग रहा है कि करीबन 12-13 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 10 टाइम के पी पे मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है। तो हमारा मानना है कि कम से कम यहाँ से एक अच्छा खासा 170-175 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में आपको मिलेगा। तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। PCBL लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक अविनाश गोरखकर की पसंद। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए आज। बाजार आज और कल में बस इतना ही।